हेलो गाइस, जो इससे पहले वाला वीडियो था इसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज़ कर ली थी। किसकी? आवेश की। और उसके बाद में बात करते हैं आवेश की तीसरी प्रॉपर्टी। और आवेश की तीसरी प्रॉपर्टी है आवेश की निश्चरता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। देखिए, एक बंदा था, मतलब एक साइंटिस्ट था, आइंस्टीन। और आइंस्टीन ने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक है, आपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षिकता का सिद्धांत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो एनीवे ये सब कुछ तो था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में अगर बताऊं, मतलब तो ये जो बंदा था इसने दो तीन चीज़ें बोली थी। मतलब इसने एक तो ये बोला था कि जो स्पेस है वो टाइम पे वेरी करता है, और मतलब काफ़ी कुछ बोला था इसने। स्पेस का एनवेलप खींचा था, उसके ऊपर प्लेनेटरी मोशन को शो किया था, और काफ़ी कुछ किया था। इतना कुछ किया था आप नहीं समझोगे अगर मैं अभी आपको बताऊं पूरा इसके बारे में, तो मैं ज़्यादा जिक्र भी नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसा। लेकिन इसने एक बात ये बताई थी कि कोई चीज़ है अगर वो एक जगह पड़ी है तो उसका जो मास है, उसका जो द्रव्यमान है, उसका जो भार है वो न्यूनतम होता है। और जैसे कोई चीज़ की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे उसका द्रव्यमान भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और अगर कोई चीज़ की स्पीड है वो इतनी हो जाए, ठीक है, जिसको आप लाइट की स्पीड बोलते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर कोई चीज़ की स्पीड इतनी हो जाए तो उस कंडीशन में उसका जो द्रव्यमान है वो अधिकतम होता है अनंत। यानी दुनिया में अगर कोई चीज़ लाइट की स्पीड से दौड़ना स्टार्ट कर दे तो उसका द्रव्यमान अनंत होता है, और लाइट की स्पीड से ज़्यादा द्रव्यमान से कोई चीज़ दौड़ ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि फिर अनंत से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं। ऐसी थ्योरी दी थी आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने यही बताया था कि इस स्पीड पर इस चीज़ का द्रव्यमान इतना हो जाएगा बढ़कर, और ये सब कुछ निकालने के लिए आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था, m = m0 में √v²/c²। m है उसका, जब वो मोशन कर रही है, गति कर रही है, तब उसका द्रव्यमान। और m0 है जब वो एक जगह पड़ी थी तब उसका द्रव्यमान। 1 - c² है लाइट की स्पीड, और v² है अभी जो जिस वेग से गति कर रही है। तो अगर कोई चीज़ लाइट की स्पीड से भागने लगे तो v की जगह किसकी स्पीड हो जाएगी? लाइट की। ठीक है, तो c² से c² कट जाएगा, 1 - 1 0, √0 0, m0/0, और ये कितना बन जाएगा? इनफाइनाइट। तो एनीवे ये द्रव्यमान है, ये अनंत हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ लाइट की स्पीड से मूव करती है तो उसका द्रव्यमान है वो बढ़कर कितना हो जाता है? वो बढ़कर इन्फिनिटी हो जाता है। ऐसा आइंस्टीन ने बोला था। और कोई भी चीज़ है उसकी जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे उसका द्रव्यमान उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको अटपटा लग रहा होगा थोड़ा, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता है, और अब तक ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ही किया जा चुका है। ठीक है, तो ऐसा। और अब एक चीज़ और बताऊं, देखिए
अब मैं आपको ये प्रॉपर्टी बताता हूँ। कोई चीज़ है, उसके ऊपर 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। जब उसका द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसके अंदर कणों की संख्या बढ़नी चाहिए। कणों की संख्या बढ़नी चाहिए तो 5 प्रोटॉन बन के 6 प्रोटॉन हो जाने चाहिए और इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए, और ये 6 पॉजिटिव हो जाने चाहिए और 6 नेगेटिव, मतलब आवेश भी बढ़ना चाहिए। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आइंस्टीन ने ये बोला था, मतलब ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि चाहे मास कोई चीज़ का कितना ही बढ़े, अगर आप उसको भगाओगे उसके ऊपर आवेश उतना ही रहेगा जितना जब वो स्थिर थी तब उसके ऊपर था। यानी कोई चीज़ की खींचने या धक्का मारने की शक्ति नहीं बढ़ती, अगर आप उसको भगाते हो तो सिर्फ उसका भार बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज, यानी आवेश की निश्चलता। ठीक है, अगर मैं आपको इसको डीपली समझाऊं तो देखिए, चर या वेरिएबल, ठीक है, दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ का बदलना, और अगर आपने इसके आगे इन या हिंदी में निस लगा दिया तो इसका मतलब होता है ना बदलना। तो आवेश का ना बदलना किसके साथ? स्पीड के साथ। इसी को बोलते हैं आवेश की निश्चलता या इनवेरियंस ऑफ चार्ज। चाहे आप स्पीड कितनी ही बढ़ा लो, आपका जो चार्ज है वो उतना ही रहेगा, और इसको बोलते हैं आवेश की निश्चलता। तो आवेश सेम रहता है अगर आप कोई चीज़ है उसका मास बढ़ाते या घटाते भी हो, उस कंडीशन में भी। तो आई होप गाइस आपको पल्ले पड़ा होगा कि इनवेरियंस ऑफ चार्ज का क्या मीनिंग है और ये किस तरीके से काम करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी थी, मुझे खुद याद करना पड़ेगा एक बार। आवेश की निश्चलता हो गई, योज्यता, आवेश संरक्षण, चलो याद आएगा तो बताऊंगा एक बार। 3 प्रॉपर्टी याद रखो भी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में आता है कूलम का नियम। हिंदी में आप लिखोगे कूलाम का नियम, और इंग्लिश में, चलो कूलाम के नियम से पहले अगले वीडियो में करेंगे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात छोड़ो, कोई भी चीज़ के ऊपर कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है उसको बोलते हैं आवेश। और आवेश को नापने की जो इकाई है उसका नाम है कूलाम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने कूलाम की पावर होती है, कितना कूलाम का आवेश होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और एक प्रोटॉन के पास भी कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखिए, कई बार एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक वस्तु से 5000 इलेक्ट्रॉन निकाले गए। ठीक है, तो उस पर कितना धनावेश आएगा? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो नेगेटिव तो निकल के भाग गया, तो फिर उस पर तो कौन सा आवेश आएगा? धनावेश ही आएगा। ठीक है, तो कितना धनावेश आएगा, देखिए, देखते हैं कितना आएगा। सबसे पहले, अगर कोई चीज़ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाता है
तो कितना आवेश उसको छोड़ के भाग गया वस्तु को? 1.6 इंटू 10⁻⁻90, माइनस का इतना छोड़ के भाग गया। और अगर माइनस का इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागा है तो उतने ही आवेश का बचा कौन है? प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागता है तो इतने प्रोटॉन, एक प्रोटॉन जितना आवेश फालतू हो जाता है वस्तु के पास। और ऐसा कुछ अगर 5000 इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गए तो इतना सारा आवेश उस वस्तु पे धनावेश इकट्ठा हो जाएगा। अब देखिए 16 5 80, 8 8000 इंटू 10⁻8 9 6, सोल्व कर लेना, 8×10⁻16। देखिए इससे एक फॉर्मूला बनता है कि कोई चीज़ पर कितना आवेश आएगा। आवेश को Q से डिनोट करते हैं क्योंकि ये जो आवेश वगैरह है ये चीज़ें शुरू में ग्रीक में खोजी गई थी, ठीक है, ग्रीस, जिसको आप आज का यूनान बोलते हो, ग्रीस, ठीक है। तो ग्रीक पीपल द्वारा खोजी गई थी ग्रीस में, तो वो इसको अपनी ग्रीक लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं और वो ग्रीक लैंग्वेज में जो आवेश है उसको वो बोलते हैं क्वांटा या क्वांटम, ठीक है। तो उसी हिसाब से उन्होंने आवेश को Q से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो कोई चीज़ पे कितना आवेश आएगा ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस चीज़ के पास कितने नंबर ऑफ, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाले गए और गुणा में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर उस चीज़ से प्रोटॉन निकाले गए हैं, सॉरी, अगर उस चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं तो ये E+ का आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल के भाग जाएगा, बचेगा कौन? प्रोटॉन, ठीक है। और अगर कोई चीज़ से प्रोटॉन, सॉरी, अगर कोई चीज़ पे इलेक्ट्रॉन बाहर से लेके आए हैं तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन के कारण इतना आवेश आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन उस पर लेके आओगे उससे गुणा करोगे तो टोटल आवेश आएगा। तो ये एकदम फॉर्मूला जो है ये आपको रट के रखना है, Q = Ne। और इस फॉर्मूला से आप ये निकाल सकते हो कि कोई वस्तु है उसके ऊपर कितना धनावेश आएगा या क्या आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा गाइस इस पर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये हाथ सेट हो जाएगा इस पर, ठीक है। कर लोगे, आई होप कर लोगे गाइस, ठीक है। अब एक चलो आप प्रैक्टिस के लिए एक आपको बढ़िया सा क्वेश्चन करवा देता हूँ और ठीक है, समझना उस क्वेश्चन को और फिर आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे गवर्न हो रही है, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 250 ग्राम पानी से भरे कप में कितना धनावेश और कितना ऋणावेश होता है, ठीक है। देखो, पहली बात तो पानी क्यों, दुनिया की कोई भी चीज़ हो वो हमेशा उदासीन होती है जब तक कि आप उसके साथ छेड़छाड़ ना करो, उससे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन आप ना निकालो, ठीक है। अच्छा, तो सीधी सी बात है, 250 ग्राम पानी में जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतना उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और पानी पूरी तरह से उदासीन होगा। तो आप अगर धनावेश निकाल लो तो उसके जो डेटा आएगा धनावेश का, उसी में प्लस की जगह माइनस लगा के आप लिख दोगे इतना ही इसमें क्या होगा,
ऋणावेश। ठीक है, अब देखिए पानी है वो होता क्या है, पानी है वो होता है H2O, और H2O पानी होता है। ठीक है, अब देखो जो ये हाइड्रोजन है H2O, जो हाइड्रोजन है ये वाला, इसके 1 मोल का भार होता है 1 ग्राम। तो 2 हाइड्रोजन का भार हो गया 2 ग्राम और ऑक्सीजन का भार हो गया 2 ग्राम। ये आप एक मिनट, हाँ ये आप ध्यान में रखो कि जो 1 मोल H2O होता है वो कितने ग्राम का होता है, 18 ग्राम का। ये आप 11th में पढ़ के भी आई हो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से कि 1 मोल जो H2O होता है उसके अंदर कितने ग्राम होते हैं, 18 ग्राम। तो देखिए इससे मैं क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करूँगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, 250 ग्राम पानी से भरे कप में कितना धनावेश होगा। ठीक है, ऋणावेश छोड़ो बाद में करेंगे। तो मैं एक बात लिखता हूँ कि 18 ग्राम पानी होता है 1 मोल पानी, सही बात है ना। तो 1 ग्राम पानी होता है 1/18 मोल पानी। इसका मतलब 250 ग्राम पानी होता है 250/18 मोल पानी। तो फिर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ कि 250/18 मोल पानी में कितना धनावेश और कितना ऋणावेश होगा। क्वेश्चन चेंज हो गया। ऐसे पेपर में करना नहीं है क्वेश्चन चेंज, मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा हमें एक चीज़ पता है कि 1 मोल में परमाणु होते हैं कितने, आवोगाद्रो बता के गया था, ये होते हैं 6.023 × 10⁻23। इतने परमाणु होते हैं 1 मोल में। और हमारे पास भी तो कुछ मोल है पानी के, कितने, तो 250/18 मोल में कितने परमाणु होंगे। मैं इसको Na लिख देता हूँ और 250/18, 250/18 Na, इतने परमाणु होंगे। क्वेश्चन वापस चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या चेंज हुआ, क्वेश्चन ये चेंज हुआ कि 250 Na/18 परमाणुओं में कितना धनावेश और ऋणावेश होगा, ऐसा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो हमें एक चीज पता है कि एक H2O का जो परमाणु होता है उसके अंदर कितना धनावेश होता है। भी सीधी सी बात है, हाइड्रोजन के पास 2 प्रोटॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं। तो टोटल कितने प्रोटॉन हो गए, 10 प्रोटॉन। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि एक H2O में प्रोटॉन होते हैं कितने, वो होते हैं 10 प्रोटॉन। ठीक है, एक H2O परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन।
तो फिर 250 Na/18 परमाणुओं में कितने प्रोटॉन होंगे? 250 Na/18 परमाणुओं में होंगे 250 Na/18 गुणा 10 प्रोटॉन। इतने सारे प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो आपने जो कप भर रखा है पानी का, उसमें कितने सारे प्रोटॉन पड़े हैं? इतने सारे, और ओबियसली इतने सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तभी तो पानी न्यूट्रल है, ठीक है। इतने पानी भरे में कितना धनावेश होगा? धनावेश या ऋणावेश निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है, Q = Ne। Q की जगह Q, N की जगह उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इस कप में कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है? 250 Na/18 गुणा 10, इतने प्रोटॉन है। और एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? तो कितना धनावेश होगा? इतना धनावेश होगा। किसके अंदर? 250 ग्राम पानी के अंदर। और अगर इतना धनावेश होगा तो इतना ही ऋणावेश होगा। तो आई होप गाइस आपको पल्ले पड़ा होगा। मैंने आपको जो भी बताया क्वेश्चन के अंदर कि 250 ग्राम अगर पानी है उसके अंदर कितना धनावेश ऋणावेश होगा, ठीक है। तो यही था, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार अगर रिपीट करके देखो, बड़ा क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। RBSC ने भी इनफेक्ट उठाया ये क्वेश्चन सिलेबस चेंज होने के बावजूद। तो पक्का श्योरिटी से ये एक गुड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। 1-2 बार आप इसको 1-2 बार देखोगे तो आप बात को समझ जाओगे, ठीक है। अगर अभी देखो, अभी अगर मैं नया क्वेश्चन लिख दूं तो भी आप कर दोगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं, मैं क्वेश्चन लिख दूं 4 ग्राम हीलियम से भरे कप में कितना धनावेश ऋणावेश होगा। तो भी आपको पता है कि जो हीलियम होता है उसके अंदर 2 प्रोटॉन 2Hc4, ठीक है। तो आपको ये पता है कि जो एक आपका हीलियम पर 1 मोल जो हीलियम होता है उसके अंदर कितने ग्राम होते हैं? 4 ग्राम, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि 1 मोल हीलियम, और 1 मोल मतलब 1 गुणा Na परमाणु, और 1 परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने प्रोटॉन होते हैं? हीलियम के 1 परमाणु के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। सही है ना? 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। तो 2 प्रोटॉन होते हैं, तो ये प्रोटॉनों की संख्या आ गई। अब Q = Ne लगाओ तो बस इसके साथ 1.6 लगाओ तो उतना धनावेश आ जाएगा, और अगर माइनस का 1.6 लगाओगे तो उतना ही ऋणावेश आ जाएगा। करके देखना गाइज इसको अच्छे से। अगर पल्ले पड़े तो बहुत ही बढ़िया बात, अगर ना पल्ले पड़े तो वीडियो के नीचे कमेंट ओपन होंगे, आप कमेंट में बताइए कि आपको इसमें कहाँ दिक्कत आई, और अगर आप सोल्व कर लो फिर भी आप बताना, ठीक है, कि हमने सोल्व कर लिया है और हमें ये अच्छे से आता है, अब हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में एक भी आ जाए तो ये एक टाइप से फ्री के नंबर है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो दिया हुआ है उसमें से कितने मोल बनेंगे वो निकाल लो, मोल को Na से मल्टीप्लाई करो, Na को 1 परमाणु में कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे करो, और लास्ट में 1.6 से करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन और आंसर समझ में आए होंगे, और इस वीडियो में तो आगे कुछ नहीं होगा, तो इसमें इतना ही, और बाय बाय एंड टेक केयर।